नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत लोगों का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि कैश ट्रांजैक्शन की क्या कोई लिमिट होती है, कि या हमें सारी ट्रांजैक्शन बैंक से करनी ज़रूरी होती है या हम कुछ ट्रांजैक्शन कैश में भी कर सकते हैं, और लीगली अगर हम कर सकते हैं तो किस अमाउंट तक कैश ट्रांजैक्शन करना लीगल है, ये बता दो। तो ये कंफ्यूजन जब मैंने सबके माइंड में देखी, इनफैक्ट बहुत लोगों के माइंड में देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके साथ ये एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है जीएसटी एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में। आज हम दोनों समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कैश ट्रांजैक्शन लिमिट। नमस्कार दोस्तों, टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट होती है। इसका मतलब कि एक दिन में हम कितना कैश पे कर सकते हैं और कितना कैश रिसीव कर सकते हैं अगेंस्ट अ सिंगल ट्रांजैक्शन। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया और आपके डेबिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का यूज़ एज कंपेयर टू पहले से काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो कैश कैरी करने में बिलीव करते हैं और जो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये वीडियो आज उनके लिए है कि कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट रह सकती है लीगली। अगर मैं बात करूं दो एक्ट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे एक तो जीएसटी एक्ट के बारे में और एक इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। अगर हम बात करें जीएसटी एक्ट के बारे में, तो जीएसटी में कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। दैट मीन्स जीएसटी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, आप कितने की भी कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में उसके 5 प्रोविजन है। कौन कौन से 5 सेक्शन है? सेक्शन 269 SS, सेक्शन 269 ST, 40A3, 43(1) एंड 194(n). अब हम एक एक सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि सारे सेक्शन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कहते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 269 ST। सो दोस्तों, सेक्शन 269 ST ये बात कहता है कि कोई भी बंदा, नो पर्सन मीन्स नो पर्सन, दैट मीन्स इंडिविजुअल भी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं, HUF भी नहीं, नो पर्सन शैल रिसीव नहीं कर सकता क्या? कैश पेमेंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता। कितना? 2 लाख से ज्यादा। एग्रीगेट वैल्यू मतलब टोटल 2 लाख से ज्यादा एक सिंगल डे में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं रिसीव कर सकता। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस है, बैंक और गवर्नमेंट। इसमें से एक्सेप्शंस है, मतलब बैंक और गवर्नमेंट 2 लाख से ज्यादा रिसीव कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी पर्सन 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक एसेट परचेज करने गए और वो एसेट 3 लाख रुपए की थी। लेट्स से आप लैपटॉप परचेज करने गए और वो लैपटॉप 3 लाख का था। अब जब आप वहां पर गए, आपने 3 लाख रुपए निकाल कर रख दिए कि मैं तो दे सकता हूं ना, पे तो कर सकता हूं। लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला बोलेगा, सर आप पे कर सकते हो, बट मैं अंडर सेक्शन 269 ST रिसीव नहीं कर सकता। तो 269 ST क्लियरली ये बात कहता है दैट नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, बैंक की और गवर्नमेंट की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 269 SS। तो दोस्तों, सेक्शन 269 SS ये कहता है दैट नो पर्सन, कोई बंदा नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अ कैश लोन ऑफ ₹20,000 और मोर, 20,000 या उससे ज्यादा का कैश लोन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कैश में लोन या कैश में डिपॉजिट 20,000 से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैंक के थ्रू जितना मर्जी करें, बट कैश में 20,000 तक की लिमिट है कि हम 20,000 से ज्यादा का लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम रीपेमेंट भी 20,000 से ज्यादा की नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 20,000 से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो रीपेमेंट कैसे करेंगे? मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया, मतलब बैंक के थ्रू लोन ले लिया, आपके फ्रेंड ने आपको RTGS या NEFT करके ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आप उसको कैश में वापस कर रहे हो 20,000 और मोर। नो, यू कैन नॉट। तो सिंपल सी बात यह है, ना आप 20,000 से ज्यादा का कैश लोन और डिपॉजिट ले सकते हो
और ना ही आप उसको रीपे कर सकते हो अंडर सेक्शन 269SS। एक और बात कहता है 269SS, वो ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी पर्सन 20,000 और मोर से ज्यादा का एडवांस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आप 20,000 से ज्यादा का एडवांस उससे नहीं ले सकते। तो यह बात ध्यान रखनी है आपको सेक्शन 269SS में। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 40A(3) की तरफ। सेक्शन 40A(3) जो है वो लगता है बिजनेसमैन के ऊपर। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी चीज के लिए 10,000 की पेमेंट से ज्यादा कैश में करता है, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में करता है, तो उसको वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सपेंस डिसअलाउ का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपकी इनकम है 1 लाख रुपए और आप उसमें से दिखा रहे हो कि मैंने एक्सपेंसेस करे हैं 50,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी आ गया 50,000। लेकिन इस 50,000 रुपए में से आपने 30,000 के एक्सपेंस एक ही पर्सन को कैश में करे थे, तो नहीं, वो डिसअलाउड है। दैट मीन्स अब आप एक्सपेंस 50 माइनस नहीं कर सकते, अब आप एक्सपेंस सिर्फ 20 माइनस करोगे, प्रॉफिट 80,000 माना जाएगा आपका और आपको 80,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 194N। दोस्तों सेक्शन 194N बेसिकली लगता है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के ऊपर। अगर कोई भी पर्सन बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपने पैसे विड्रॉ करता है, कितने पैसे, 1 करोड़ से ज्यादा, अगर 1 करोड़ तक करता है कोई दिक्कत नहीं है, ये लिमिट उस पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हो तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उसके ऊपर बैंक को या पोस्ट ऑफिस को आपका 2% TDS काटना पड़ेगा। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बैंक आपका TDS काटेगा उस अमाउंट के ऊपर जो 1 करोड़ से ज्यादा होगा। अगर 1 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेट्स से एक पर्सन के 3 अकाउंट है, एक HDFC में, एक एक्सिस बैंक में और एक ICICI में। तो क्या एग्रीगेट का 1 करोड़ है? नहीं, HDFC का 1 करोड़, एक्सिस का 1 करोड़ और ICICI का 1 करोड़। मतलब हर बैंक को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। तो एक बैंक से अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करोगे तो उस केस में 2% TDS की लायबिलिटी होगी जो कि बैंक आपकी डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 43(1). अब हम 43(1) को देखते हैं। सेक्शन 43(1) भी बेसिकली बिजनेसमैन के लिए है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन एक एसेट परचेज करता है 10,000 से ऊपर की कैश में, मतलब मान लो उसने 10,000 से ऊपर की कोई भी एसेट, लेट्स से 20,000, 25,000, 30,000 की कोई भी एसेट उसने कैश में परचेज करी, तो उस केस में जो 10,000 से ऊपर का अमाउंट होगा उस पे उसे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पर्सन 15,000 के एसेट परचेज करेगा तो जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर उसको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन उसे सिर्फ 10,000 तक ही अलाउड होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन नाउ। तो दोस्तों इस वीडियो से कंक्लूजन ये निकला कि जीएसटी के अंदर तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कैश ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे कई प्रोविजन हैं, जिसमें से पहला प्रोविजन ये है कि आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट कैश रिसीव नहीं कर सकते किसी भी पर्सन से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन में, सिंगल डे में, राइट। इसके बाद बिजनेसमैन के लिए ये था कि वो 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस नहीं कर सकता, डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स कैरी करने के लिए कर रहा है तो 35,000 तक कर सकता है। लेकिन अगर वो 10,000 से ऊपर की एसेट परचेज कर रहा है तो ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पे उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे रखते हो और उससे 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको 2% का जो एक्सेस अमाउंट होगा 1 करोड़ से ऊपर का, उसके ऊपर 2% TDS देना पड़ेगा। मतलब आप बैंक आपका TDS काटेगा और आप किसी को 20,000 से ऊपर का लोन ना दे सकते हो और ना ही उससे दिए हुए लोन के ऊपर 20,000 से ऊपर का रीपेमेंट ले सकते हो। तो मोटा मोटी बात करी जाए तो मोटा मोटी बात ये निकलती है 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन आपके लिए भी करना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि जब आप करने जाओगे 2 लाख की ट्रांजैक्शन तो सामने वाला आपसे रिसीव ही नहीं करेगा अंडर सेक्शन 269 ST। तो 2 लाख की ट्रांजैक्शन आपको वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देगी। आशा करता हूं कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने उन सभी दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करोगे जिनको कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में थोड़ा सा भी डाउट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड।